ये बात साल 2018 की है कि जब छत्तीसगढ़ के उपनगर कुसमुंडा से एक लड़की कोरबा जाने के लिए निकलती है। साल 2018 की ये बात है जब वो कोरबा जाने के लिए निकलती है, लेकिन उसके बाद से कभी लौट कर नहीं आती। हालांकि उसके बाद में उसके जो परिवार वाले होते हैं वो जनवरी के महीने में, जनवरी साल 2019 में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है। उसके बाद उस लड़की को पुलिस ढूंढती है, लेकिन पुलिस आखिरकार उसको ढूंढने के बाद में उसकी जो फाइल थी एक तरीके से वो वहीं पर पुलिस थाने के अंदर धूल के अंदर दब जाती है। एक तरीके से उस पर धूल जमने लगती है। लेकिन वो जो केस था, वो जो लड़की गुम हुई थी, उसके बारे में पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता है। इसलिए जो केस था ये भी धूमल पड़ जाता है। उसके बाद में उस लड़की का जो गुमशुद होना था, जो उसकी गुमशुदगी थी, वो एक तरीके से एक रहस्य बन जाती है। लेकिन आखिरकार 5 साल के बाद यानी साल 2023 में जो गुमशुदगी की कुछ फाइलें थी उनको एक बार पुनः जांच करने के लिए निकाला जाता है। और इसी साल 2023 में अंततः वो जो लड़की थी जो अपने घर से गायब हुई थी, जिस लड़की का नाम था सलमा सुल्ताना, 5 साल के बाद में आखिरकार उसके मर्डर की गुत्थी जो है वो सुलझती है और पता चलता है कि जो इसका प्रेमी है उसी ने ही इसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। बहरहाल दोस्तों, ये एक ऐसा केस था कि जिसने पूरे ही हिंदुस्तान के अंदर उस समय एक काफ़ी चर्चा बटोरी थी और ये एक ऐसा मर्डर था जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। लेकिन अभी एक ऐसी ही और कहानी आती हुई दिखाई पड़ रही है जिसमें एक लड़की अपने घर से कोरबा जाने के लिए निकलती है, लेकिन उसके बाद से कभी घर नहीं जा पाती है। और उसके बाद में कई सालों के बाद में जब इस केस का खुलासा होता है, यकीनन दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग हैरत करेंगे कि इस तरीके से आखिर उस लड़की के साथ क्यों हुआ। तो इस पूरी घटना के बारे में परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, कल के दिन आप लोग के जो भी प्यारे प्यारे कॉमेंट्स रहेंगे वो वीडियो के अंत में हम लोग पढ़ेंगे। और आपके कॉमेंट्स पढ़ना मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि एक तरीके से आप लोगों के साथ में जो मेरी बॉन्डिंग है ये अच्छी बन रही है। आप लोग मेरी एक फैमिली की तरह है और मैं आप लोगों के नाम अपनी ज़ुबान से लेता हूं तो मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा, जो कमेंट्स रहते हैं वो कहानी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि कहानी शुरुआत में होती है और जो भी कमेंट्स रहते हैं वो अंत में रहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, अपराध की दुनिया से आए दिन हमें कुछ इस तरीके की क्राइम की घटनाएँ देखने को मिलती रहती हैं कि जिसमें जो कातिल होता है वो कई बार तो पुलिस की गिरफ्त में 24 घंटे के अंदर ही आ जाता है, लेकिन कई बार जो कातिल होता है इसमें पुलिस और कातिल का जो फासला होता है ये सालों खिंच जाता है। कई बार कातिल और पुलिस के बीच में सालों तक आंख मिचौली का खेल चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, आखिरकार जुर्म करने वाला आखिर पुलिस से बच नहीं पाता है। भले ही इसमें कितने साल गुजर जाए, कितना ही समय गुजर जाए, और जो कातिल होता है उसके गिरेबान तक पुलिस पहुँचती है। उसके बाद में उसका जो भेड़िए वाला चेहरा होता है वो दुनिया के सामने आता है। और दोस्तों, आज की घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का एक थाना पड़ता है लेमरू थाना, और इसी लेमरू थाने के अंतर्गत एक गांव आता है केऊ बहार गांव। इस गांव में 10 अक्टूबर साल 2020 को रहने वाली एक लड़की जिसका नाम असीमा बड़ा, जो कि 20 साल के आसपास थी, ये अपने घर में, अपने परिवार में अपनी बड़ी बहन एम्मा बड़ा और अपने माता पिता के साथ रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अपने परिवार में हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। लेकिन फिर उसके बाद में एक तारीख आती है, 10 अक्टूबर साल 2020। दरअसल 10 अक्टूबर साल 2020 को ये जो लड़की थी असीमा बड़ा, इसको कोरबा में कुछ काम पड़ जाता है। अब ये अपने घर से कोरबा जाने के लिए निकलती है। 10 अक्टूबर साल 2020 का ये वाक़या था। जब ये कोरबा जाने के लिए निकलती है तो उसके बाद में जब ये कोरबा जाती, इधर घर परिवार वाले नो चिंता थे, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। बेटी अक्सर बाहर जाया करती थी। लेकिन 10 अक्टूबर साल 2020 को जब ये घर से निकली थी, पूरा दिन गुजर जाता है, शाम गुजर जाती है। अब ये लड़की लौट के नहीं आती है। जब ये लड़की लौट के नहीं आती है तो घर परिवार वाले बड़े परेशान, उस बेटी को हर जगह ढूंढते हैं, उसका फ़ोन लगाते हैं, लेकिन सारी ही चीज़ों में उस घर परिवार वालों को असफलता मिलती है। वो जो लड़की थी असीमा, उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता है। इसलिए घर परिवार वाले अब मिलने वालों को फ़ोन करते हैं। जब मिलने वालों को फ़ोन कर उनसे पूछा जाता है तो वहाँ भी कुछ पता नहीं। उसके बाद में घर परिवार वाले तमाम रिश्तेदारों को कॉल करते हैं कि शायद यहाँ से कुछ पता चले, लेकिन वहाँ भी असीमा का कोई पता नहीं चलता है। 10 अक्टूबर साल 2020 की ये बात थी। घर परिवार वाले उस बेटी को हर जगह ढूंढते रहते हैं,
लेकिन पुलिस थाने नहीं जाते हैं। उसके बाद में आखिरकार जब घर परिवार वाले थक हार जाते हैं तो 11 जनवरी साल 2021 को ये पुलिस थाने जाते हैं, इसी लेमरू थाने में। और लेमरू थाने में जाने के बाद में ये पुलिस से कहते हैं कि साहब, हमारी जो घर की बच्ची है जिसका नाम असीमा बड़ा, उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, ये 10 अक्टूबर साल 2020 को कोरबा जाने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद से आज तक लौट कर नहीं आई है। पुलिस के सामने जो व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने के लिए जाता है, इसी असीमा की बड़ी बहन एम्मा बड़ा, ये पहुंचती हैं। आखिरकार पुलिस वाले जो थे वो इनसे सारी बात पूछते हैं। बात पूछने के बाद में जो असीमा थी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं, और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में इस पूरे केस में छानबीन शुरू करते हैं। दोस्तों, 11 जनवरी साल 2021 से पुलिस जब अपनी छानबीन शुरू करती है तो पुलिस अपनी हर चंद कोशिश कर लेती है, लेकिन जो असीमा थी उसके बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस हर एंगल से जांच करती है। पुलिस जहां जहां असीमा जा सकती थी सारी जगह के सीसीटीवी कैमरास खंगाले जाते हैं, उसकी फ़ोन की लोकेशन ट्रेस की जाती है। हर एंगल से जब पुलिस थक हार जाती है और पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता है तो आखिरकार पुलिस भी थक हार कर इस केस को बंद कर देती है। बंद ऐसे नहीं करती है, बल्कि ये जो केस था ये फाइलों में दब जाता है। उधर घर परिवार वाले भी ये मान लेते हैं कि उनकी जो बेटी है वो इस दुनिया में नहीं है, और अब भाग दौड़ करके भी क्या फ़ायदा। इसलिए घर परिवार वाले भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं और वो समझ ही जाते हैं कि उनकी जो बेटी है वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने जुर्म किया है तो उसका जो जुर्म है ये कुछ दिनों के लिए दुनिया से छुप ज़रूर सकता है, लेकिन कतई ओझल नहीं हो सकता। अब दोस्तों, वक्त गुजरता रहता है, समय गुजरता रहता है। बीते कुछ दिनों पहले की बात है, जो पुलिस अधीक्षक है जितेंद्र शुक्ला, ये वहाँ पर अपने पुलिस थाने में कहते हैं कि जितनी भी गुमशुदगी की फ़ाइल हैं या फिर कुछ ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग में, उन सारी फाइलों को निकाला जाए और जो गुमशुदा हैं उनकी तलाश की जाए। और उसके बाद में जब सारी ही फाइलें टटोली जाती हैं तो पुलिस को इसी असीमा बड़ा की फ़ाइल मिल जाती है, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास है, जो कि 10 अक्टूबर साल 2020 को गायब हुई थी। अब जैसे ही जितेंद्र शुक्ला को ये फ़ाइल मिलती है वो कहते हैं कि इस असीमा बड़ा की तलाश की जाए कि आखिर इस केस में हुआ क्या। उसके बाद में जो अशोक वर्मा है, जो कि सुपरविजन में उनको ये केस दिया जाता है अशोक वर्मा को, और कहा जाता है कि जो असीमा बड़ा है इनकी तलाश की जाए। उसके बाद में इस पूरे केस को सॉल्व करने के लिए एक टीम बनाई जाती है। इस टीम के अंदर उप पुलिस अधीक्षक बेंडिक मिंज और नगर पुलिस अधीक्षक बर्री रॉबर्टसन गुड़िया और लेरू थाना के प्रभारी जितेंद्र यादव और साइबर सेल के प्रभारी अजय सोनवानी, इनके तहत ये टीम बनाई जाती है। उस टीम के अंतर्गत जब पूछताछ की जाती है और जब इस पूरे केस में दोबारा से छानबीन शुरू की जाती है और उसके बाद में जो चीज़ें सामने आती हैं, यकीनन दोस्तों ये जो चीज़ें थी ये भयावह करने वाली थी, हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। दरअसल दोस्तों, जब पुलिस इस पूरे केस में छानबीन कर रही होती है, पुलिस की जो टीम छानबीन कर रही होती है, उसमें जो असीमा बड़ा थी उसकी लव स्टोरी सामने आती है। और उसकी जब लव स्टोरी सामने आती है तो उसके जिससे वो प्रेम करती थी, जिसके साथ में उसके प्रेम प्रसंग थे, उसका नाम भी सामने आता है। उसका नाम अनसेलम लकड़ा था। दरअसल जो अनसेलम लकड़ा था, इसने पहले भी पुलिस को अपने बयान दिए थे, लेकिन इसने पुलिस के बयान में कुछ चीज़ें छुपाई थी। दरअसल पुलिस की छानबीन में जो चीज़ें सामने आई थी वो ये थी कि जो असीमा बड़ा थी ये गर्भवती थी, और जो अनसेलम लकड़ा था जो कि इसका बॉयफ्रेंड था, वो इसको एक कंपाउंडर के पास लेके गया था और वहीं पर इसने असीमा का प्रेगनेंसी टेस्ट भी कराया था। और उसी प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर जो असीमा बड़ा थी ये गर्भवती पाई गई थी। उसके बाद में उसी कंपाउंडर से गर्भपात कराने की दवा भी ली गई थी। अब जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है कि जो असीमा बड़ा थी ये गर्भवती थी और उसका जो प्रेमी था उसने गर्भवती होने की बात छुपाई थी, अब कहीं ना कहीं पुलिस को उस प्रेमी के ऊपर शक हो जाता है। इसलिए पुलिस जो थी वो अनसेलम लकड़ा जिसका नाम था उसको शक के आधार पर गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद में उसे पुलिस थाने लेके आती है। और दोस्तों, पुलिस थाने लाने के बाद में जब पुलिस वाले उसे फ्रंट सीट पर बिठाते हैं और उसके बाद में जब उससे पूछताछ करते हैं तो शुरुआत में तो ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है। कहते हैं ना दोस्तों कि कातिल जो होता है वो पुलिस को चारों ओर घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस जब अपना असली वाला अंदाज दिखाती है, जब असली वाला रूप दिखाती है, तो बड़े से बड़ा कातिल पुलिस के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। और इसी के तहत जब पुलिस इससे सख्ती दिखाती है तो सख्ती के बाद में जो अनसेलम था ये पुलिस के सामने टूट जाता है, और टूटने के बाद में जो कहानी बताता है वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। दरअसल अनसेलम बताता है कि उसने अपनी प्रेमिका जिसका नाम असीमा बड़ा था, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास थी, उसकी हत्या कर दी है।
और 9 अक्टूबर साल 2020 को उसने मिलने के बहाने असीमा बड़ा को बुलाया था और उसी समय गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और बाद को उसके शव को जंगलों में फेंक दिया। अब दोस्तों उसके बाद में जब वो पुलिस से कहता है कि उसने असीमा का मर्डर कर उसकी हत्या कर उसकी डेड बॉडी को जंगलों में फेंक दिया था, तो उसके बाद में पुलिस उससे पूछती है कि अच्छा तुमने असीमा की डेड बॉडीज़ को कौन से जंगल में फेंका था? तो आरोपी बताता है कि टोपर घाट जो एक जगह पड़ती है लेमरू श्यांग मार्ग पर, वहीं पर उसने लाश को फेंका था एक गड्ढे के अंदर। उसके बाद में पुलिस उस अंसेलम को अपने साथ लेती है और पुलिस की टीम उसी जगह पर पहुंच जाती है टोपरा घाट जंगल में, और वहां से असीमा की 5 हड्डियां, खोपड़ी और बाल और कुछ इस तरीके की पायल वगैरह उसकी थी वो बरामद की जाती है। बहरहाल दोस्तों ये जो केस था ये खुलने में लगभग 3 साल का समय ले जाता है, लेकिन दोस्तों ये एक ऐसी लव स्टोरी थी जो एक खूनी अंजाम तक पहुंची। और आज के ज़माने में आप लोग देखते हैं दोस्तों कि कुछ चीज़ें ऐसी होती चली जा रही हैं जो आजकल खासकर बच्चों को इन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। एक दूसरे से जब प्यार मोहब्बत करते हैं तो माता पिता की इज्जत ताक पर रखकर अपने प्रेमी और प्रेमिकाओं के साथ में मिलते हैं, और उसके बाद में अगर गर्भवती जैसी चीज़ें हो जाती हैं, कोई अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसके बाद में जो प्रेमी होते हैं वो अपनी प्रेमिका की हत्या कर देते हैं, और कुछ ऐसी प्रेमिकाएँ होती हैं वो अपने प्रेमी की हत्या कर देती हैं। और आजकल ये जो मामले हैं ये ज़्यादातर आम होते चले जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ों की जो जड़ है ये अवैध संबंध है। इंसान को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में सीधा चले, और आजकल जो लव जैसी चीज़ें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ हवस है और कुछ नहीं। और इसके चलते आप लोग देखते हैं कितने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं दुनिया के अंदर। और आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि जो समाज में हो रही बुराइयां हैं वो इंसान को पता होना चाहिए किस वजह से पनप रही हैं, और हम सबको चाहिए कि हम सब लोग अवैध संबंधों से दूर रहें, क्योंकि दोस्तों अवैध संबंध एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के परिवार को दीमक की तरह खोखला कर देती है। तो दोस्तों आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाए। दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए थे ये जयपाल ऑफिशियल है, लिखते हैं सर आज मेरी धर्मपत्नी जी का जन्मदिन है, आशीर्वाद प्रदान करें और मेरी पत्नी जिनका नाम सुंदरी पाल है उनको उनकी जन्मदिन की बधाई दें। तो जयपाल जी आपकी पत्नी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। उसके बाद में फौजिया खान लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम, कहानी अच्छी थी, थैंक यू फौजिया खान। उसके बाद में सिराज अंसारी जी हैं हार्ट बनाते हैं भाई, धन्यवाद। उसके बाद में रुखसान कुरैशी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको अच्छा रखे, कीप इट अप, खुदा हाफिज़। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे लाल दुबे जी हैं, मलिक भाई नमस्कार, कहानी अच्छी लगी, मैं मुंबई से आपकी कहानी सुनता हूँ, आपकी सभी कहानियाँ अच्छी लगती हैं। तो प्यारे लाल दुबे जी नमस्कार, आप कैसे हैं? आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आपने प्यारा सा कमेंट्स किया। नासिर पठान जी हैं जो 3 हार्ट बनाते हैं भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद इकबाल हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आज तो छुट्टी थी, शाम को कहानी लाइव नहीं सुन पाया, अभी सुना हूँ, बस ये सिलसिला ऐसे ही बनाए रखें, रियाद सऊदी अरब से आपकी कहानी सुनता हूँ। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये मकसूद समानी है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं यूपी सिद्धार्थनगर से आपकी कहानी सुनता हूँ, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, धन्यवाद। तो भाई मकसूद समानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अजय जी हैं, लिखते हैं हेलो सर वाचिंग फ्रॉम नेपाल। तो अजय जी नेपाल से हमारी कहानी सुनते हैं भाई, धन्यवाद। रिधि सेठ हैं, लिखते हैं धन्यवाद भाई, आपने मेरी बहुत बात पर गौर किया और हम सब के लिए स्टोरी लेकर आते रहो, भगवान आपको लंबी उम्र दे, गॉड ब्लेस यू, यू आर फैमिली टू। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में नंदिनी कुमारी जी हैं, लिखती हैं थैंक यू सर बोलने के लिए मेरा नाम। तो नंदिनी कुमारी जी बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्यारा सा कॉमेंट्स किया। उसके बाद में जो अगला कॉमेंट्स है ये मोहम्मद उमैर हैं, लिखते हैं हाय सर, मैं दुबई से आपकी स्टोरी सुनता हूँ, मैं यूपी के बाराबंकी से हूँ। तो भाई यूपी के बाराबंकी से हैं, फिलहाल दुबई में रहते हैं। मोहम्मद उमैर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत कुमार जी हैं जो अगला कमेंट्स करते हैं, कहते हैं आपकी कहानी सुनाने का जो तरीका है लाजवाब है सर। तो अजीत कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम धीरज हैं, लिखते हैं सर जी नमस्कार। तो भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? उसके बाद में आमिर अज़मी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, कल हमारे मेराज मामा की एनिवर्सरी है, विश कर देना, कहानी सुनना अच्छा लग रहा है। तो आमिर अज़मी जी आपके जो मामा हैं मेराज, उनको उनकी शादी की सालगिरह की ढेर सारी बधाइयाँ। उसके बाद में समर बारी हैं, लिखते हैं सर पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है, आपका वीडियो बनाते रहिए, मंजिल दूर नहीं है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का प्यार है, बस इसी तरीके से कहानी लाते रहते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये हीरा रामनगर करके आईडी है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई, मैं नेपाल में रोज़ आपकी कहानी सुनता हूँ, बहुत अच्छा सुनाते हैं आप, लेकिन पहली बार कमेंट्स किया है कहानी के लिए, कहानी अच्छी है और आप अच्छे तरीके से सुनाते हैं। और उसके बाद में काफ़ी लंबा इन्होंने लिखा है। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं जो अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। प्रिंस अली हैं, लिखते हैं स्टोरी सैड थी,
उसके बाद में कुलदीप यादव हैं, लिखते हैं भाई साहब कभी कभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी दिखाया करो। तो जिन कहानियों में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है वो ज़रूर दिखाता हूँ। अगर किसी में इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं पाती है, 24 घंटे के अंदर केस सॉल्व हो जाता है, तो वो 24 घंटे के अंदर ही बताएंगे ना। उसके बाद में नज़ाकत हुसैन है, लिखते हैं औरत के लिए सिर्फ बाप भाई से खतरा नहीं है बल्कि हर किसी से खतरा है। सुनील त्यागी जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। इसरार अहमद लिखते हैं सर जी तबीयत कैसी है? तो भाई मेरी तबीयत ठीक है। अर्जुन कौर गुप्तू हैं, लिखते हैं बैड लक। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल सालोंगी जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में बलेश्वर बहारी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर। तो भाई ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे आप लोगों के जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की कहानी भी आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।